जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और डेली करंट अफेयर की क्लास अब आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हमने जो पढ़ाया है उसका पहले हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम आपको आज के करंट अफेयर से, आजकल के करंट अफेयर से रूबरू कराएंगे। इसी प्रकार से मित्रों मैं पढ़ाऊंगा और कल का जो पढ़ाया है अगले दिन मैं रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद उस दिन के करंट अफेयर को पढ़ाऊंगा और जब पूरे सप्ताह भर का हो जाएगा तो शनिवार को केवल पूरे सप्ताह का क्वेश्चन फॉर्मेट में, व्याख्या नहीं होगी मित्रों, लेकिन रिवीजन कराऊंगा। इसी तरह मेरा प्रयास रहेगा फिर महीने के लास्ट में पूरे महीने का करंट अफेयर आपको रिवीजन करा दिया जाएगा। इस प्रकार से पढ़ने से मित्रों क्या होता है कि आपको रट जाता है सारी चीजें, क्योंकि हम पढ़ ले बहुत काफी और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप वह परीक्षा में नहीं जा पाएगा। और जो चीजें परीक्षा में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हम लोगों का मूल मकसद क्या होता है, परीक्षा पास करना, ना कि ज्ञान रखना। तो अगर वो परीक्षा में सही नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन तो सारी बकवास बकवास ही रह जाती है। तो हम लोगों का मूल मकसद है रिवीजन। आप जितना रिवीजन करते हैं उतना ही प्रश्न आपको, तरह तरह के प्रश्न बनाने की कला भी आती है और आपका तैयार भी हो जाता है। तो पहले हम अपने रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं, कल के रिवीजन को। और यहाँ इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी कल अगर आप लोगों की इसकी व्याख्या देखनी हो, जो लोग कल क्लास नहीं देखे हैं मित्रों, तो पीछे जाकर वीडियो देख लें। कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज की कल वाली क्लास में आप लोग वीडियो देख लें और उसके बाद यहाँ केवल रिवीजन और लाइनर टाइप का होगा। उसके बाद आज के तथ्यों पर फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित व पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कहीं पे अगर आपको आए समिति या टास्क फोर्स, समिति या टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, नंदन नीलेकणी जी हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आधार कार्ड का जनक भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, अर्काडी डवोरकोविच, अर्काडी डवोरकोविच का स्थान लिया है किसने, विश्वनाथन आनंद को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया है, दूसरा संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, बी होगा मुंबई, सी बंगलुरु और डी गांधीनगर। तो कहां पर किया मित्रों, नई दिल्ली। किस सम्मेलन का, भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने, अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है। टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है, तो जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया है, तो एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत। जुलाई 2026 सफेद सोना, सफेद सोना भारत के कपास की कहानी शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर भारत का कौन सा स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले स्थान पर है मित्रों भारत। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत एआई 2.0 से डिजिटल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, प्रगति उन्नत से प्रगति डिजिटल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए 3030 करोड़ के बजट के साथ इस योजना को मंजूरी दी है। तो भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, भव्य रसायन, उसका क्या नाम है मित्रों? भव्य रसायन। आगे बढ़ते हैं। नवा भारत के पहले त्रिसेवा तीनों सेनाओं पूर्ण महिला नौकाएं अभियान समुद्र प्रदक्षिणा, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत से सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो IASB त्रिवेणी, IASB त्रिवेणी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो कल का रिवीजन है, भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का यह चौथा स्थल, उत्तर प्रदेश का यह चौथा स्थल। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आज का करंट अफेयर जो है इसका हम लोग बहुत अच्छे से और टू द पॉइंट केवल अध्ययन करेंगे, इधर उधर की बात ना करके एकदम टू द पॉइंट जो परीक्षा में आएगा उससे संबंधित चर्चाएं करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे और समाचार को किस प्रकार से पढ़ा जाए जिससे आप उसका उपयोग परीक्षा के लिए कर सके। तो जुलाई 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन हो जाएगा लवलीना बोरगोहाई और बी ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई चानू, सी ऑप्शन हो जाएगा मुथु पांडी राजा और डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषिकांत सिंह। तो किसने जीता है मित्रों? मीराबाई चानू। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मित्रों यहाँ पर यह पहला स्वर्ण, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहला पदक ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ आयोजित किया जा रहा है इसमें पहला पदक किसने जीता है? झंडू कुमार ने। किसने? झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य, झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और इनका संबंध कहां से है मित्रों? बिहार। ये कहां के हैं? बिहार के। झंडू कुमार कहां से हैं मित्रों? बिहार के। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भारत की तरफ से इन्होंने पहला पदक जीता है, लेकिन पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मीराबाई चानू के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ 2018 कॉमनवेल्थ 2018, 2022 और 2026, 2022 और 2026 तीनों ने लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मीराबाई चानू। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पदक जीता है मीराबाई चानू ने? लगातार 3 बार इन्होंने स्वर्ण जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। इतने ही तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल कितना वेट उठाया? 190। कितना मित्रों? 190 किलोग्राम। लेकिन अभी जो हम भारत का पहला कांस्य पदक, मतलब कुल जो पदक जीते उसमें पहला पदक झंडू कुमार ने जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। ये बिहार से संबंध है इनका। मीराबाई चानू के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में भी इन्होंने कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भी इन्होंने कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। और 18, 22, 26 कॉमनवेल्थ में इन्होंने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एक स्थान चूक गई थी, नहीं तो यह चौथे स्थान पर रही, कोई न कोई मेडल मिल गया होता। झंडू कुमार बिहार से पैरा
वेट लिफ्टर है, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। और श्रीकांत मणिपुर के हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग 60 किलोग्राम में कौन सा सिल्वर मेडल जीता है। अब अभी तक जो हुआ है खेल, उसमें आज कितने लोगों ने मेडल जीता है? तो ऋषिकांत सिंह ने जीता है, झंडू कुमार ने, मीराबाई चानू ने जीता है, मुथी पांडी राजा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लेकिन मित्रों कॉमनवेल्थ जो क्वेश्चन है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं या जो हमको आवश्यकता लगती है कि पढ़ा दिया जाएगा, एक बार कॉमनवेल्थ गेम जब खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार हम पहले वीडियो बनाए थे पूरे कॉमनवेल्थ का, उसके इतिहास से लेकर के पूरे पदक तालिका में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका एक वीडियो में 5 से 10 मिनट का बनाकर आप यूट्यूब पर कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस पर डाल दिया जाएगा, जिसको आप लोग देख ले। कहीं से भी क्वेश्चन आना तय है आपकी बात कॉमनवेल्थ गेम से। लेकिन इसकी बात यहीं पर हो सकती है, थोड़ी सी बात, फिर आगे जैसे जैसे मेडल आता जाता है वैसे वैसे चर्चा होती जाएगी। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए ऑप्शन हो जाएगा 86वां, बी ऑप्शन हो गया 87वां, सी ऑप्शन हो जाएगा 88वां और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 89वां। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 88 कौन सा? 88वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। किसके रूप में हुई थी? 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। कब? 27 जुलाई 1939 में। कब की गई थी मित्रों? 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और 28 दिसंबर 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। 28 सितंबर 1949, 28 सितंबर 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कर दिया गया। इतना फैक्ट मित्रों आपको अवश्य याद रखना है। और इसका मुख्यालय, आपसे कई बार मुख्यालय पूछ लेता है, तो मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? नई दिल्ली। और इसके महानिदेशक, सीआरपीएफ के महानिदेशक निदेशक इस समय कौन है? आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इतना फैक्ट मित्रों आपको याद है तो कोई भी चाहे कथन कारण में क्वेश्चन पूछे, घुमा पर फिरा कर किसी तरह इतिहास से जोड़कर पूछे, तब भी आप इसका उत्तर दे लेंगे। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 28वां मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। और 28 सितंबर 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है इसमें? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 28वां, कौन सा? 28वां 88 स्थापना दिवस मनाया गया। और इसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। और जो एक वेरी इंपॉर्टेंट मिस हो रहा था, नीमच मध्य प्रदेश, जो 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यह कहाँ पर हुई थी? नीमच। कहाँ पर? नीमच मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह छूट गया था लेकिन स्लाइड में है, तो आप लोग इसको याद कर लें
कहाँ, नीमच। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और महानिदेशक कौन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न, जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह कब जारी हुए? जुलाई में। Q3 रैंकिंग भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ए ऑप्शन हो जाएगा 75वां, बी ऑप्शन हो जाएगा 80वां, सी ऑप्शन हो जाएगा 21वां और डी ऑप्शन हो जाएगा 85वां। तो तीसरे का उत्तर आपका हो जाएगा सी, भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। और यहाँ पर एक जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि Q1 यहाँ पर जैसे Q3 दे रहा है तो Q1 मित्रों, Q1 रैंकिंग जारी की गई थी और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? 75वां। कौन सा? 75वां। Q1 रैंकिंग जारी की गई थी और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? 75वां। और यह कब जारी की गई थी? फरवरी 2026। और यह कब जारी की गई है? Q3 जुलाई 2026 में। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 21वां। लेकिन इसमें शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पर सिंगापुर है मित्रों। पहले नंबर पर कौन सा है आपका? सिंगापुर। दूसरे नंबर पर मित्रों जापान। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? जापान। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जुलाई 2000 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में भारत को 21वां स्थान मिला है। और यह अब इसका क्या मतलब है? इस सूची के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुरक्षा मिलेगी। और फरवरी 2026 में जारी Q1 में भारत का स्थान कितना था? 75वां था। शीर्ष देश सिंगापुर, दूसरे नंबर पर जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। और तीसरे नंबर पर आपका कौन है मित्रों? स्वीडन। तीसरे नंबर पर कौन सा है? स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने, जुलाई 2026 में गणित क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, गणित का नोबेल, गणित क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, गणित का नोबेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया जाता है, तो इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। और ए ऑप्शन होगा आपका होंग वांग यू डेंग, होंग वांग और यू डेंग। बी ऑप्शन हो जाए जार पार्डन। सी ऑप्शन हो जाएगा जैकब सिमरमैन। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। यानी इन चारों लोगों को यह कौन फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और फील्ड मेडल क्या है? गणित का नोबेल है। इसे अंतरराष्ट्रीय गणित संघ किसके द्वारा दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गणित संघ, अंतरराष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा ही फील्ड मेडल को दिया जाता है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा। और इसको कब से दिया जा रहा है? 1900। इसकी स्थापना कब हुई या कब दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है? तो 1936। इस फील्ड मेडल की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1936। किससे? 1936। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1936। आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं। जुलाई 2026 में गणित के प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से 4 गणितज्ञ होंग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन को सम्मानित किया गया है। होंग हांग चीनी गणितज्ञ हैं। इस पुरस्कार से 90 साल के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले दुनिया के तीसरे महिला बनी। उन्होंने त्रिआयामी अंतरिक्ष और सुइयों की गणित से जुड़े काकोया अनुमान को हाल ही में
के लिए सम्मानित किया गया। यू डेंग कौन है? चीन की यह भी गणितज्ञ है। और जॉन पार्डन यह अमेरिका गणितज्ञ है। इतना ही जानिए किस देश के हैं। कई बार पूछ लेता है कि इन लोगों को सम्मान मिला है, यह किस देश के हैं। जैकब सिमरमैन कहाँ के हैं? कनाडा के गणितज्ञ हैं, यह कनाडा के गणित। फील्ड मेडल के बारे में, फील्ड मेडल को आधिकारिक तौर पर गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसे आम बोलचाल में गणित का नोबल, आम बोलचाल की भाषा में इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार हर 4 साल में अंतरराष्ट्रीय गणित संघ IMU के द्वारा दिया जाता है। यह 4 साल में दिया जाता है, 4 साल में प्रदान किया जाता है, इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब 4 साल में एक बार कोई पुरस्कार अगर दिया जाएगा तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर याद करके रखें। 5 जुलाई 2026 में किस IT कंपनी ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश में उड़ीसा में भारत का पहला AI ऑप्टिकल डेटा सेंटर, भारत का पहला ऑप्टिकल डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इन्फोसिस ए ऑप्शन हो जाएगा, इन्फोसिस बी ऑप्शन हो गया TCS, और सी ऑप्शन हो जाएगा SCL टीच, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका विप्रो। तो उत्तर हो जाएगा SCL टीच। वेरी इंपॉर्टेंट है यह। 5वां क्वेश्चन, AI ऑप्टिकल फाइबर डेटा सेंटर की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? SCL टीच के द्वारा। और यह कहां पर की जाएगी? उड़ीसा। कहां पर मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पर की जाएगी? उड़ीसा में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। SCL टीच ने लगभग 14,205 करोड़ रुपए की निवेश उड़ीसा में भारत का पहला AI ऑप्टिकल डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? SCL टीच के द्वारा स्थापित किया गया। इस परियोजना AI स्टार्टअप सर्वम, इस परियोजना को भारतीय AI स्टार्टअप सर्वम और उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। क्या है? सर्वन AI के सहयोग से और उड़ीसा सरकार के सहयोग से इसको विकसित किया जाता है। अगर कथन कारण में क्वेश्चन बनेगा मित्रों तो यह आपको याद ही होना चाहिए किसके का ज्वाइंट वेंचर है? तो सर्वम AI और उड़ीसा सरकार का। उद्देश्य क्या है? सरकार अनुसंधान स्थानों, स्टार्टअप और निजी कंपनियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बहुभाषी डिजिटल संप्रभु AI इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न, 2026 में 20 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ज्योत्सना चिनप्पा, बी ऑप्शन हो जाएगा अनाहत सिंह, सी ऑप्शन हो जाएगा तन्वी खन्ना, और डी ऑप्शन होगा दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल। तो यह किसने जीता है? अनाहत सिंह। कौन सा है? स्क्वैश जूनियर, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो किसने जीता है? अनाहत सिंह। और यह कहां पे आयोजित किया गया? कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में, नियाग्रा ऑन द लेक में, कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक, इसका आयोजन कहां पर किया गया? 20 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का तो कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक का इसका आयोजन कहां पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में किया गया। अनाहत सिंह ने पहला स्थान हासिल किया है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है किसको हराकर? मिस्र के रुकैया सालेन किसको हराया है इन्होंने? रुकैया सालेन किसको हराया मित्रों? रुकैया सालेन के। ये कहाँ की हैं? मिस्र की रुकैया सालेन को हराकर अनाहत सिंह ने पहला स्थान हासिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों यह क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
जुलाई 2026 में 20 जूनी स्क्वैश चैंपियनशिप महिला एकल गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय अनहद सिंह बन गई हैं। और यह अनहद सिंह ने कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में खेले गए फाइनल मुकाबले में मिस्र की रुकैया सालेन किसको हराया है? मिस्र की रुकैया सालेन को हराया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, बी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका, सी ऑप्शन हो जाएगा भूटान, डी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। तो तारिक रहमान कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश के। आप लोग देखे हुए होंगे कि जब बांग्लादेश में चुनाव हुआ था तो किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, और खालिदा जिया जी अभी वहाँ जो एक विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ था वह भागकर इंडिया में शरण ली हुई है, और यूनिस खान कुछ दिनों तक वहां पर सत्ता में काबिज रहे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो जनता ने तारिक रहमान को चुन लिया है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं। उसी प्रकार अभी हालिया जनजी आंदोलन, विद्यार्थियों को आंदोलन जब दिल्ली में हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। नहीं तो अगर कहीं यह धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता तो कहीं कुछ भी हो सकता था। अगर भारत लेवल पे पूरे जनजी आंदोलित हो जाए तो किसी भी सरकार को पलटा जा सकता आसानी से। आप लोगों ने देख चुके हैं बांग्लादेश में यह हुआ था। फिर जब बाद में चुनाव हुआ तो तारिक रहमान जी वहां के बन गए हैं कौन? प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रिक्स, यहाँ पे अब ब्रिक्स की बात हुई 18वें ब्रिक्स सम्मेलन, यह कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। कब? 12 और 13 सितंबर को। 13 सितंबर को यह कहाँ पर होगा? नई दिल्ली। 2026 कहाँ पर होगा? नई दिल्ली। अब ब्रिक्स के सदस्य देशों को आप लोग जान ही रहे होंगे। कौन सा देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका। इन सारे देशों को मिलकर ब्रिक्स बनता है और यह बार बार इसके कई सम्मेलन हो चुके हैं, क्योंकि मूल रूप से जो 18वां सम्मेलन होगा वह इंडिया में होना है। और यह कब होना है? 12-13 सितंबर 2026 को होगा नई दिल्ली में। सरकार ने एक थीम भी निर्धारित कर रखी है। थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए। जो लचीलापन होगा, नवाचार होगा, सहयोग होगा, या किसके लिए होगा? स्थिरता के लिए। तो इसकी थीम क्या है? थीम लचीलापन, नवाचार, लचीलापन, नवाचार, सहयोग। सहयोग यह किसके लिए होगा? और स्थिरता। किसके लिए? स्थिरता के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है यह थीम आपसे पूछी ही जा सकती है। कहाँ होगा, किस देश में होगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12-13 सितंबर 2026 में दिल्ली में होगा। इसकी थीम क्या रखी गई? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता रखी गई है। इसी तरह इसके कई सम्मेलन, 7-8 सम्मेलन हुए हैं। कृषि सम्मेलन हुआ है, जलवायु सम्मेलन हुआ है, अलग अलग शहरों में सम्मेलन हुआ है। उन सबको भी हमने एक एक करके देखा है। लेकिन यह इस समय उसके आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्य तारिक रहमान जी को आमंत्रित किया गया है, जो कि इसके सदस्य भी नहीं है, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट के तहत मोदी जी ने इनको निमंत्रण दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को कृषि विश्व सम्मेलन में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रित किया है। यह कब से? 12-13 सितंबर 2026 को। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। बांग्लादेश वर्तमान में ब्रिक्स का सदस्य भी नहीं, लेकिन भारत नेबरहुड फर्स्ट रणनीति के तहत उनको आमंत्रित किया है। थीम क्या है आपकी बात? लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण।
आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु, ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर किया है? ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, सी ऑप्शन हो जाएगा बंगलुरु, डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। तो 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी मुंबई। कहां पर किया है मित्रों? आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर किया है? मुंबई में। किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और इसको तैयार किसने किया है? लोक निर्माण विभाग ने। इसको तैयार किसने किया है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आयकर सिंधु कॉम्प्लेक्स को किसने तैयार किया है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और यह कहां पे है? मुंबई के नरीमन पॉइंट पर। कहां पर? मुंबई के नरीमन पॉइंट। कहां पर मित्रों? मुंबई के नरीमन पॉइंट। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मुंबई के नरीमन पॉइंट। निर्मला सीतारमण जी ने आयकर विभाग के नए अत्याधुनिक कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन नरीमन पॉइंट मुंबई में किया गया। इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? कर प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता लाना तथा करदाताओं को नागरिक केंद्रीय एवं सुगम सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य। नवा हाल ही में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज, बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट होनोरिस कासा, इंपॉर्टेंट है, होनोरिस कासा से सम्मानित किया है। तो उत्तरी मैसेडोनिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी रोमानिया। यह का होनोरिस कासा कहाँ का सम्मान है मित्रों? तो रोमानिया का सम्मान है। और इसको किसने दिया है? तो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी। किसने प्रदान किया है? बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह क्वेश्चन है और यह आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो द्रौपदी मुर्मू की त्रिदिवसीय यात्रा थी, यह चौथे क्रम में रोमानिया गई थी। तो तीसरा, पहले किस देश पे गई थी? मालदोवा। किस देश की यात्रा की थी? मालदोवा। द्रौपदी मुर्मू जी ने पहले किस देश की यात्रा की थी? मालदोवा। फिर उन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया की यात्रा की। और तीसरे नंबर पर उन्होंने रोमानिया का यात्रा की। और रोमानिया का कौन सा पुरस्कार मिला है? बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ने उन्हें दिया है। बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ने दिया होनोरिस कासा। होनोरिस कासा वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सम्मान मिला है? होनोरिस कासा। कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 24 जुलाई 2000 रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट होनोरिस कासा अर्थात मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया। यह विश्वविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान। यह सम्मान क्यों दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए, भारत और रोमानिया संबंधों के मजबूत करने के लिए दिया। अंतिम और 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2026 में किस देश ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301, ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों पर भारत के आयातित सामान पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है। तो ए ऑप्शन होगा अमेरिका, बी ऑप्शन हो जाएगा जापान, सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन और डी ऑप्शन हो जाएगा मित्रों सिंगापुर। तो किसने किया है? अमेरिका ने। अब यहाँ पर टैरिफ शब्द आ गया है तो इसकी व्याख्या करना बहुत ही जरूरी। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क।
या सीमा शुल्क। कितना लगाने की बात की है अमेरिका ने? 10%। यह वह शुल्क होता है, यह क्यों लगाया जाता है? आपके मामले में होगा जब आयात शुल्क है, जैसे हम किसी देश से जब कोई वस्तु आयात करते हैं, तो अगर भारत जैसे आपको मान लीजिए कि चीन से कोई वस्तु आयात कर रहा है, अगर वह टैरिफ या आयात शुल्क लगा देता है या सीमा शुल्क लगा देता है, तो वह वस्तुएं महंगी हो जाती है। जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो यहाँ के भारतीय लोग चाइना सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इसी आयात को हतोत्साहित करने के लिए कि कोई विदेशी मतलब भारतीय माल अमेरिका में जाकर न बिक सके, इसलिए ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ा दिया है। कितना? 10%। और इसमें जो एक जबरन मजदूरी का सबूत दिया है, यह एक तरह से होता है कि किसी चीज को बाईपास लेना, किसी का सहारा लेकर कोई काम करना। लेकिन ट्रंप का मेन मकसद है, जो ट्रंप का मेन मकसद है कि भारत के निर्यात को और अपने भारत से आयात को हतोत्साहित करना। 26 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ट्रेड एंड एक्ट 1974 धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों पर भारत की आयात सीमा को बढ़ाकर 10% डायरेक्ट टैरिफ लागू कर दिया है। यह टैरिफ के बारे में अब आपसे बात करें। टैरिफ एक प्रकार का कर या सीमा शुल्क है जो किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देश से आयात करने वाले सामानों पर लगाया जाता है, जो हम आपको बता चुके हैं। तो कुल मिला कर मित्रों, यह एक खेला है कि अगर अमेरिका को, वह खेला क्या है कि यहाँ पर एक जबरन मजदूरी का सहारा लेकर वह केवल हमारे निर्यात को, जो भारत से वस्तुएं निर्यात होती हैं अमेरिका में, उसको हतोत्साहित करने के लिए या अमेरिका खुद अपने आयात को हतोत्साहित करने के लिए यह टैरिफ लागू किया है। जब यह अधिक टैरिफ लगा देगा तो हमारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो अमेरिकन लोग, अमेरिका के नागरिक इसे परचेज नहीं करेंगे। इतना मामला है मित्रों। तो 10 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, उनके सारे फैक्ट के, उनके सारे तथ्यों को हमने आपसे चर्चा की। आशा करते हैं हम कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी मित्रों। अगर हमारी क्लास आपको समझ में आ रही है मित्रों, तो आप लोग कमेंट अवश्य किया करें, कमेंट अवश्य करें और कुछ सुझाव भी दें। अगर आप लोग चाहते हैं और हम लोग बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, तो आप लोग जब सुझाव देंगे तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों में शेयर भी करिए, तो हम लोग की ऊर्जा बढ़ेगी और हम लोग दूना स्पीड से काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे मित्रों। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़ें और खूब लड़ें। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत।